यहाँ सर आप को होस्ट भी बना सकते हैं। जी, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। आप सब अपना ऑडियो ऑफ रखेंगे। मैं फिर से शेयर कर रहा हूं। जी, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। तीसरी जो है ऑडियो बंद कर लीजिए। क्या ये मैं शो कर पा रहा हूं? जी सर। चलिए तीसरा, पहला दो है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में। पहला है भौतिक एवं यांत्रिक बाधाएं, फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर्स। दूसरा संगठनात्मक बाधाएं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। इसके बाद तीसरा लिखिए मानसिक बैरियर्स, यानी कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स जिसको कहेंगे मानसिक अवरोध। मानसिक अवरोध मनोवैज्ञानिक होगा इसका, या हाँ मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं। मानसिक का होगा मेंटल बैरियर। मानसिक या आप इसको मनोवैज्ञानिक, दोनों, मैं दोनों बात कर रहा हूं अवरोध। और चौथा अवरोध कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक बैरियर्स। लिंग्विस्टिक बैरियर्स, लिंग्विस्टिक्स एंड कल्चरल बैरियर्स लिखिए। कल्चरल बैरियर्स भाषाई और सांस्कृतिक, भाषाई और सांस्कृतिक बाधाएं। तो ये चार तरह के बैरियर्स हमें देखने को मिलते हैं कम्युनिकेशन में। मोटा मोटी हम चारों, बहुत सारे बैरियर्स हैं और इन चार फैक्टर्स में हम सभी बैरियर्स को रख दिए। अब हम जरा एक बात करते हैं जो पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन में कोई बैरियर्स आता है तो हम उसके को नॉइज कहते हैं। देखिए सामान्य अर्थ में नॉइज का मतलब होता है शोरगुल, हल्ला गुल्ला। लेकिन जब ये कम्युनिकेशन में आता है, नॉइज का मतलब अवरोध होता है। किसी भी तरह का अवरोध जिससे हमारा कम्युनिकेशन प्रभावित हो, इंपैक्ट हो जाए निगेटिवली, उसको हम अवरोध या नॉइज के नाम से जानते हैं। ये बात आप सब पहले से जानते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम उसको पहले पढ़ेंगे। चूंकि कम्युनिकेशन की बात है तो चारों बैरियर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स एंड कल्चरल बैरियर्स। भाषाई और सांस्कृतिक हम बाधाओं को सबसे पहले जानते हैं। देखिए क्या ऐसा कौन सा कार्य है जो लिंग्विस्टिक्स के अंदर, ऐसा क्या है जो कि आपका कम्युनिकेशन में बैरियर हो सकता है। तो सबसे पहले कि आप अगर एम्बिगुअस बात बोलते हैं, एम्बिगुअस का मतलब होता है द्विअर्थी या अनेकार्थी, वेग बात बोलते हैं, क्लियर नहीं होते हैं। आप कुछ ऐसा बोलते या कुछ ऐसा लिखते हैं जिसके दो मीनिंग निकलते हैं, दो से अधिक मीनिंग निकलते हैं, तो वो एक बैरियर का काम करेगा। उससे कम्युनिकेटर का जो स्पीकर है वो तो बोल देगा, बट जो रिसीवर है वो कौन सा मीनिंग ग्रहण करे।
इसलिए जब भी आप कुछ लिखें या पढ़ें या बोलें, लिखें या बोलें, तो कोशिश करना चाहिए कि वो क्लियर हो, स्पष्ट हो। तो एम्बिग्विटी एंड वेगनेस आर द प्राइमरी बैरियर्स वर्क एज ए लिंग्विस्टिक बैरियर इन कम्युनिकेशन। दूसरा और क्या हो सकता है? complex sentence, complex and long sentence, ज्यादा जटिल, उलझन वाला और लंबा लंबा वाक्य अगर आप लिखते हैं तो वो भी बैरियर का काम कर सकता है। देखिए, जो बात दो चार शब्दों में कही जा सके, उसके लिए हम एक पेज भरने की क्या जरूरत है, या लंबा खींचने की क्या जरूरत है? अगर आप करते हैं, सरकमलोकेट करते हैं, सरकमलोकेट का मतलब हुआ कि आप घुमाते हैं बातों को बेवजह, अपनी भाषिक दक्षता को दिखाने के लिए, अपनी भाषिक वीरता को दिखाने के लिए। एक शब्द लीगल सिस्टम में या सुप्रीम कोर्ट में एक बार प्रयोग हुआ, लिंग्विस्टिक जिम्नास्टिक। जिम्नास्ट सब लोग समझ रहे हैं, जो शरीर से मजबूत होते हैं और जिम करते हैं। तो लिंग्विस्टिक जिम्नास्टिक का मतलब जो भाषाई इलीट है, एकदम इलीट, माने उनके पास अच्छे शब्द है, सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, और वह इस बात को साबित करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि हाँ, हम जानते हैं। आप सामान्य जीवन में भी देखे होंगे, लोग आसान वर्ड से काम चल सकता है, लेकिन फिर भी एकदम कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑटो चालक को कहेंगे, टेम्पू वाला को कहेंगे त्रिचक्रिका चालक महोदय। हिंदी के अगर व्यक्ति ऐसा कहता है, और बिना, देखिए, अगर जहां पर वैसे लोग हैं, वैसा समाज है, वैसा ग्रुप है, अगर आप वहां करते हैं तो वहां तो बैरियर का काम नहीं करेगा। लेकिन आम लोगों के बीच में उस लेवल के लोग नहीं हैं, और फिर भी आप अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लंबा लंबा वाक्य बोल रहे हैं, तो देखो, ह्यूमन माइंड की भी एक कैपेसिटी होती है, ह्यूमन कॉग्निशन सिस्टम का भी एक कैपेसिटी है ना, कि कितना लंबा शब्द वाक्य एक बार में समझ लेगा। एक कॉग्निटिव लिंग्विस्ट हुए हैं जॉन मिलर, नाम आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिए, जॉन मिलर कॉग्निटिव लिंग्विस्ट है, अमेरिकन है। इन्होंने एक रिसर्च में कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इन्होंने एक रिसर्च करके बताया है कि हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है, हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी 7 यूनिट से ज्यादा लंबा सेंटेंस एक बार में नहीं समझता। मोर देन 7 यूनिट जो है, के जो सेंटेंस होते हैं, वो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं एक्सेप्ट कर पाता है, याद नहीं कर पाता है। इसके लिए फिर ट्रेनिंग की जरूरत होती है, स्पेशलिटी की जरूरत होती है। अब आप देखें, किसी का माइक फिर भी खुला है, भाई ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप अपना माइक बंद कर लीजिए और अनावश्यक मत बोलिएगा। जो आपको लगे कि हाँ बोलना चाहिए तभी बोलिएगा, और इनफैक्ट मैं कहूंगा तब बोलिएगा। मैं आपको टाइम दूंगा कि क्या ये बात समझ में आई। तो जॉन मिलर साहब कहते हैं कि मोर देन 7 यूनिट से ज्यादा, मतलब मोर देन 7 यूनिट, 7 यूनिट, यूनिट का मतलब वर्ड्स हो गया, वर्ड्स मान लीजिए, के सेंटेंसेस जो होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो याद नहीं कर पाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। उसके लिए फिर अलग ट्रेनिंग की जरूरत होती है, अलग प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो देखिए, ये साइकोलॉजिकली, ये कॉग्निटिवली प्रूव्ड फैक्ट है कि आप लंबे वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो वह एक बैरियर का काम करेगा। इसके बाद ये भी प्रूव्ड है, ये तो लेंथ ऑफ सेंटेंस के बारे में, लेंथ ऑफ, लेकिन ये भी प्रूव्ड है कि जो वर्ड फ्रीक्वेंट यूज होते हैं, यानी बार बार समाज में जिस शब्दों का प्रयोग हो रहा है, वह शब्द
उसका कॉग्निशन जल्दी होता है, और जिन शब्दों का प्रयोग कम होता है, ज्यादा नहीं होता है, अगर आप उसका प्रयोग कर रहे हैं अपने राइटिंग में, अपने स्पीकिंग में, अपने लेक्चर में, तो उसका कॉग्निशन के लिए एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है, एक प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, इस पर रिसर्च हो चुके हैं, इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ है कि मोर फ्रीक्वेंट वर्ड्स होते हैं जो वो इजिली कॉम्प्रिहेंसिबल होते हैं देन दोज ऑफ नॉन फ्रीक्वेंट वर्ड्स। जो नॉन फ्रीक्वेंट वर्ड्स की तुलना में फ्रीक्वेंट वर्ड्स लोगों को जल्दी समझ में आते। तो एज ए कम्युनिकेटर आपको अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस आप अपनी भाषा को, आप अपने शब्दों को चयन करेंगे। अपनी भाषा वीरता को दिखाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दीजिए जो बेकार हो जाए, कोई मतलब नहीं। अब जैसे चलिए एक यहाँ छोटी सी एक कहानी बता, अब चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है, लोग सुनेंगे देखेंगे तो कोई बात नहीं। देखिए, एक बच्चा 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए गया, शहर में आया, सिटी में। गांव का बच्चा था, 6 महीने के लिए सिटी में आया। जब वापस यहाँ रिटर्न होकर गया तो माँ को बोला कि माताजी जरा जल लाइए, जल लाइए, जल दीजिए। तो उसके पिताजी कहे कि देखो बेटा, बाहर गया तो पानी को जल कहने लगा। तो पता है बेटा क्या बोला? बेटा बोला कि गजब मूर्ख आदमी हो जी, जल बोल दिया तो इतना, अगर वाटर बोल दिया तो फिर तो तुम्हारी हालत ही खराब हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो लोग जब अपना स्थान बदल देते हैं 6 महीना, साल भर, तो उनको लगता है कि हम तेज हो गए, हम बहुत महान हो गए। ऐसा नहीं करिएगा आप लोग। घर में जो यूज करते हैं मम्मी पापा से, कितना भी बड़ा और महान हो जाइए, लेकिन उन्हीं सारे शब्दों का प्रयोग करिएगा जो आपके गांव में, आपके घरों में लोग करते हैं। अपनी वांग वीरता को दिखाने के लिए, अपनी भाषाई वीरता को दिखाने के लिए, लिंग्विस्टिक जिम्नास्टिसिज्म को दिखाने के लिए मम्मी के सामने भी जा करके, अब पानी कह रहे थे पहले से तो जल कह दीजिए, वाटर कह दीजिए, या कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दीजिए जो समझ ही ना पाए। तो फिर क्या करेंगी मम्मी? तो क्या कम्युनिकेशन पूरा हो पाया इस सेंस में? नहीं ना, बिल्कुल नहीं हो पाया। क्योंकि तुम तो बोल दिए, सामने वाला समझा नहीं। तो गलती सामने वाले की नहीं है, गलती आपकी है कि आप क्यों प्रयोग किए। इसलिए कम्युनिकेशन हमेशा इस ध्यान के साथ किया जाता है, ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हमारे सामने कौन है, रिसीवर कौन है, इस बात पर निर्भर करता है कम्युनिकेशन। जी अनु जी बोलिए, क्या मैं समझा पा रहा हूं? जी सर, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि जो हम कहना चाहते हैं, जब तक वो पाठक तक पहुंचेगा ही नहीं सही मायने में, जो वो जी, समझना चाहता है। तो समझ जाइए कि अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं जो कॉमन नहीं है, चाहे जो रिसीवर फ्रेंडली नहीं है। अब मैं अपनी मम्मी से जाकर कहूं ओ मॉम, ऐसे कहूं, ओ मॉम, would you like to make some special food, some special dinner? वो कहेगी कि पगला गया क्या जी, क्या करने लगा। अरे मम्मी से जिस लहजे में हम पहले बात करते थे वैसे ही करना है। ये नहीं कि पढ़ लिख करके और आप जाएं तो अपनी जो मूल चरित्र हैं, जो आप जिस समाज से आए हैं, उस समाज को भूल करके आप बड़ा बनिए। तो ध्यान रखिए, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन हमेशा सामने वालों के हिसाब से होता है। 1 मिनट। जी
तो ये तो दो है कि लंबे शब्दों का प्रयोग, लंबे वाक्यों का प्रयोग और जटिल शब्दों का प्रयोग जो फ्रीक्वेंट यूज में नहीं है, अगर आप वो करते हैं तो वो भी जो है आपका लिंग्विस्टिक्स बैरियर में आएगा। उसके बाद लैक ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, लैक ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, देखिए इसको कहते हैं सांप्रेषिक दक्षता। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है दक्षता, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस समाज को कैसे समझते हैं। जैसे LSRW होता है ना, कम्युनिकेशन का मतलब होता है LSRW, यानी किसी अगर इफ यू नो द लैंग्वेज, अगर कोई आप एक भाषा को जानते हैं, इफ यू नो अ लैंग्वेज व्हाट यू नो, अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है कि आप एक भाषा जानते हैं तो इसका मतलब कि आप क्या जानते हैं, तो जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आई नो द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ दैट लैंग्वेज। मैं उस भाषा में, मेरी उस भाषा में भाषाई दक्षता है, जैसे लिसनिंग का है, स्पीकिंग का है, रीडिंग का है, राइटिंग का है, और इसके साथ ही कल्चरल नॉलेज का भी है। कल्चरल नॉलेज है, आपको ये बात मालूम ही होनी चाहिए कि कौन सी बात कैसे कही जाएगी और कब कही जाएगी। यानी कि एक तरह से मैं कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को अगर डिफाइन करूं तो क्या, कब, कैसे यूज होना चाहिए। कैसे यूज होना चाहिए, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक प्रोफेसर हैं, वो किसी को भी तुम बोल देते हैं, बड़ों को भी छोटों को भी, मतलब तुम उनकी भाषा में, और पीठ पीछे सब लोग उनकी शिकायत करता है, उनसे कोई खुश नहीं रहता है। सब लोग कहता है कि यार ये तो बड़ा र्यूड है, बड़ा मतलब सातवें आसमान पर इसका गुस्सा ये इसका ईगो रहता है, और ये इतना खराब लगता है। हिंदी में आप भी तो है, तो केवल एक शब्द के माध्यम से, एक शब्द के कारण लोग उनसे, उनके पीठ पीछे उनकी खूब शिकायत करते हैं, और ये ऑड भी लगता है, महसूस भी किया है मैंने। तो उनमें भाषिक दक्षता की कमी है, उनको समझना चाहिए कि हिंदी में आप का भी प्रयोग किया जा सकता है और होता है बड़ों के लिए। ऑनरिफिक लैंग्वेज इसीलिए इसको कहा जाता है। यहां पर अंग्रेजी में आप ही शी से काम चला दीजिए, यू का मतलब आप तुम दोनों होता है, लेकिन हिंदी में तुम भी है, आप भी है। तो अगर आप को भूल रहे हैं, इसका मतलब कि आपके पास भाषिक दक्षता की कमी है, आप नहीं समझ रहे हैं। ये हमारा कल्चर है, लैंग्वेज के साथ कल्चर का भी ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर आप कहा जाएगा कि आपके पास कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है। ये तो छोटा सा एग्जांपल दिया मैं। आप इस शब्द को समझते हैं को और हैं को, ये है हो गया और ये हैं हो गया, इन दोनों में अंतर समझते हैं ना? बोलिए आदित्य जी, बताएं इन दोनों के जी अंतर को। अन की बिंदी से जो है आप यानी बहुवचन का प्रयोग सीधा सा होता है, और अन की बिंदी हटाने से एक वचन और सीधा मतलब होता है वाचित। और ऑनरिफिक में ये यूज होता है जब आप है नहीं कहेंगे, हैं कहेंगे। ये जहां पर आपको पारिभाषिक गलतियां बहुत जगह सम्मान एकदम। सूचक शब्द। जी, सम्मान सूचक आप शब्दों का प्रयोग करते। तो देखिए छोटी छोटी बातों से आपके कैरेक्टर्स, आपके लोग कैरेक्टर को जज करेंगे, और इसका कारण ये है कि आप भाषा यूज नहीं करिए, भाषा के साथ साथ जो कल्चर मिक्स्ड है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो क्या बाधा, अगर इसको लिखे शब्दों में तो लिखिए भाषाई दक्षता की कमी।
भाषाई और सांस्कृतिक दक्षता की कमी लिंग्विस्टिक्स एंड कल्चरल बैरियर्स में आ गया। तो लैक ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, लैक ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अगला कि इनसफिशिएंट लिंग्विस्टिक नॉलेज। अगर आपको लिंग्विस्टिक्स नॉलेज ठीक से नहीं है, आधा अधूरे भाषा का ज्ञान आप रखते हैं, आधा अधूरा रखते हैं, तो वो भी एक कमी हो जाएगी, वो भी आप एक बाधा के रूप में, जैसे कहें रोको, मत, जाने दो। ये कोमा जो है आप यहां के बदले यहां लगा दीजिए तो सीधा पलट जा रहा है कि नहीं, आप देख लीजिए। आपको कॉमा, फुल स्टॉप कहां लगेगा, कैसे लगेगा, पंक्चुएशन का ज्ञान नहीं है, तो आप अगर कह दिए कि रोको मत जाने दो, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, और दूसरा कहे रोको मत जाने दो, ये लगा दिए, इससे शब्द के, इससे वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो रहा है, 100% परिवर्तन हो जा रहा है। एक कह रहा है कि रोको, रोक दो, मत जाने दो, यानी स्टॉप हिम, डोंट अलाउ टू गो, और दूसरा कह रहा है रोको मत, माने उसको डोंट स्टॉप, लेट हिम गो। देखिए दोनों का अर्थ बदल गया, पूरा 100% अर्थ बदल गया। तो भाषा का अगर प्रॉपर नॉलेज आपको नहीं है, पंक्चुएशन का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो भी आपका कम्युनिकेशन में बैरियर हो सकता है। बैरियर कहूं तो आप अपनी बात किसी को समझा नहीं पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे उसकी बात, या उल्टा समझा देंगे या उल्टा कर लेंगे। कारण क्या था इन दोनों में? केवल एक कोमा, केवल एक पंक्चुएशन मार्क्स। तो इनएप्रोप्रिएट लिंग्विस्टिक्स नॉलेज होगा या प्रॉपर लिंग्विस्टिक्स नॉलेज नहीं होगा तो आप बैरियर का शिकार बनेंगे, आपको बैरियर का सामना करना पड़ेगा कम्युनिकेशन में। चलिए अगला लिखिए। ठीक है, इनएप्रोप्रिएट टोन, रिदम, टोन, रिदम, रिदम और पॉज। देखिए एक इंटोनेशन भी लिख लीजिए। देखिए हिंदी वाले तान उतान, जो लय होता है, रुकावट होता है, इन्हीं सब की बात कर रहा हूं। इसको भाषा में आप पैरालिंग्विस्टिक्स फीचर कह लीजिए, पैरालिंग्विस्टिक्स फीचर, यानी भाषा तो नहीं है बट भाषा में सहयोग करने के लिए आता है। मैं सब समझाऊंगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है। आप कहाँ रोक रहे हैं अपने आप को, कितना स्पीड से बोलते हैं, कहाँ पॉज करते हैं, कहाँ पॉज नहीं करते हैं, रिदम कैसा है आपका, टोन कैसा है आपका, इन सब मायने रखता है। अब जैसे ये पहले नोट कर लीजिए। देखिए हिंदी वाले भी इसे नोट करिए, इंटोनेशन, INTONATION, टोन, रिदम, RHYTHIM, यहाँ आई भी लगा लीजिएगा, पॉज आदि, पॉजेज पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स में या प्रोसेडिक फीचर्स में आता है ये सब। अच्छा, अगर आप किसी को गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग, ये कहेंगे, ऐसे कहेंगे, ऐसे कहेंगे गुड मॉर्निंग, ऐसे कहेंगे क्या? गुड मॉर्निंग, ये बात होनी चाहिए ना। अगर आप ऐसे कहेंगे गुड मॉर्निंग तो लगे कि आप उसको डरा रहे हैं, आप उसको सैल्यूटेशन नहीं कर रहे हैं, आप उसको पढ़ना ये नहीं कर रहे हैं, आप उसको डरा रहे हैं,
तो देखिए आपने तो उसे खुश करने के लिए कहा था, लेकिन वो बेचारा लगा कि अरे बाप रे ये तो डरा रहा है मुझे। उल्टा हो गया कि नहीं? बताइए, हो ही गया। अच्छा देखिए जैसे इंटोनेशन हिंदी में होता है, जैसे अगर मैं कहूं कि लड़कियां या लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, ध्यान रखिए, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आपने इस शब्द को स्ट्रेस कर दिया, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसका अर्थ यह हो गया कि आप ये बताना चाहते हैं कि कोई और क्रिकेट नहीं खेल रहा है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आप ये कहे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि लड़के कुछ और नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आप ऐसे कहे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इस जब खेल को आपने स्ट्रेस दे दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि लड़के क्रिकेट के मैदान में खेल रहे हैं। समझ रहे हैं कि किस शब्द पर आप पॉज देते, किस शब्द पर आप स्ट्रेस देते हैं, ये भी कम्युनिकेशन में मायने रखता है। तो इसलिए आप लिखिए द प्रॉपर यूज ऑफ टोन। तो भाषा बैरियर कैसे हो सकता है? ये बैरियर कैसे हो सकता है? तो इम्प्रॉपर यूज मतलब गलत प्रयोग। किसका? इम्प्रॉपर यूज ऑफ टोन, रिदम, पॉजेज। ठीक है, लय, तान, उतान, इन सारी चीजों का जो आप पैरालिंग्विस्टिक्स फीचर होता है, इनका आप गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का बैरियर का काम करेगा। उसके बाद देखिए हैंडराइटिंग मायने रखती है कि नहीं रिटन कम्युनिकेशन में? हैंडराइटिंग मायने रखेगी। बोलिए, आप बोल सकते हैं। जी सर। यस सर। जी सर। अब बकुलवा टांग लिख दिए, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं, एकदम आप पेज पर भी वैसा ही लिख दूं, तो समझने में लग जाएगा कितना दिन। जैसे मान लीजिए आप सिविल सर्विस में हैं या कोई यूनिवर्सिटी का ही एग्जाम दे रहे हैं, सिविल सर्विस तो थोड़ा दूर की बात है। जैसे मान लीजिए ये पेज है, आप यहां से लिखना शुरू करिए यहां तक। अब ये मैं मिलना चाहिए, मान लीजिए ये लाइन यहाँ खत्म हो गया। अब पैराग्राफ चेंज करना चाहते हैं तो यहां से शुरू करिए। ठीक है, आपकी राइटिंग स्टाइल ये होनी चाहिए। इन दोनों को आप ये देख रहे हैं ना, ये बरकरार रहनी चाहिए। इससे देखिए क्या होगा, कहिए कि सर इससे क्या होगा। नहीं, हम एगो यहाँ कर देते हैं, वो यहाँ कर देते हैं, हम यहाँ कर देते हैं, ऐसे हम निकाल लेते हैं यहाँ तक। इससे क्या होगा पता है? देखिए इस बात से आप लोग बिल्कुल असहमत नहीं होंगे कि देखने में चेहरा मोहरा किसी व्यक्ति का ठीक होता है, बहुत बढ़िया होता है, तो थोड़ा प्रभावित करता है कि नहीं बताइए? बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, आप बोलिए, खुल के बोलिए। यस सर। वो किसी व्यक्ति का चेहरा मोहरा अगर ठीक होता है तो वो आपको प्रभावित करता है देखते ही, फर्स्ट साइट में ही। लव एट फर्स्ट साइट सुने हैं? तो बात वही होती है, आपकी राइटिंग की स्टाइल, लिखने का तौर तरीका और सुंदर लिखावट परीक्षक को प्रभावित करती है और खुश होकर के वो 2-4 नंबर आपको एक्स्ट्रा दे देता है। आप फील की होंगी कि जो कोई कॉपी आप चेक कर रहे हैं, इतना गंदा कोई लड़का लिखा है, बात सही है, बात सही लिखा है, लेकिन इतना गंदा लिखा है ना कि देख के मन नहीं करता है कि पढ़ें। बताइए अनु जी, आप ऐसा अनुभव करती हैं? यस सर, आज ही मेरे साथ ऐसा हुआ है।
अरे वाह। जितने बाकी, और एक तो समय कितने में मैंने 10 पेपर चेक कर दिए, और उस एक पेपर को चेक करने में मुझे इतना समय लगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने क्या लिखा है क्या और कहाँ से शुरू किया, क्या लिखा। क्या लिखा। तो सोचिए कि एज ए टीचर अब अनु जी क्या करेंगी, खुश होके उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगी, उसको बधाई संदेश लिखेंगी? नहीं ना। तो आपकी हैंडराइटिंग मैटर करती है। अच्छा कहिए कि सर टाइपिंग करे तो उसकी भी फॉर्मेट होती है, भले उसमें हैंडराइटिंग का ये नहीं, बट उसकी फॉर्मेटिंग तो होती है ना। तो कोई गंदा सा फॉर्मेट में कोनो ऊपर का लाइन बड़ा वो नीचे का, मतलब ये सब मायने रखता है। तो फॉर्मेटिंग मायने रखता है, और चूंकि लिख रहे हैं तो राइटिंग आपका हैंडराइटिंग मायने रखता है। ये सब कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करेगा जब ये प्रॉपर तरीके से यूज नहीं होगा। क्या इन मेरी बातों से आप सहमत हैं या फिर सहमत नहीं है? जी सर सहमत है। बताएं। सहमत हूँ। सहमत है। चलिए तो अब दूसरी, ये हो गया लिंग्विस्टिक्स बैरियर, यही मुझे बताना था, लिंग्विस्टिक्स एंड कल्चरल बैरियर। अब कल्चरल का थोड़ा सा ही हिस्सा आया, बट हाँ कल्चरल में आप ये समझिए ना कि उस समाज के रीति रिवाज कैसा है, उसका भाषा के साथ सामंजस्य कैसा है। किसी लैंग्वेज में कोई ऐसी बात होती है जो आप खुलेआम बोल दीजिएगा तो लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन किसी कल्चर में ऐसी बातें आम बात है। जैसे बनारस में कुछ गालियां हैं, आराम से दे सकते हैं, देते हैं लोग मित्रों में, और वही गाली अगर आराम में दे दीजिए तो छुरा चल जाएगा, गोली चल जाएगी। दिल्ली में कुछ गालियां ऐसी है जो कॉमन है, मित्र आपस में दे देते हैं, लेकिन वही गालियां आप अपने गांव में मित्रों में नहीं दे सकते हैं। अब मैं खुल के बोल नहीं रहा हूं, मेरी मजबूरी को समझिए और आप समझ जाइए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो कल्चर का नॉलेज लैंग्वेज के साथ कनेक्टेड है, और उस कनेक्टिविटी को आपको ध्यान में रखनी है। तो क्या आगे बढ़े? हाँ चलिए आगे ही बढ़ते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचना। दूसरा बैरियर जो था वो लिख लीजिए, साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, इसको कहेंगे मनोवैज्ञानिक या मानसिक अवरोध या मनोवैज्ञानिक अवरोध। अवरोध भी कहते हैं इसे। देखिए ये मनोविज्ञान आपका मेंटल स्टेट कैसे कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है। कुछ व्यक्ति आपके जीवन में ऐसे मिलेंगे जो उनका पर्सनल बिलीफ होता है, पर्सनल एजम्पशन होता है, कुछ मैं ऐसा मानता हूं, और उसी पर वो रिजिड हो जाते हैं। उनको आप कुछ भी समझाइएगा वो नहीं समझ पाएंगे, समझने के लिए तैयार नहीं होते। तो जो व्यक्तिगत धारणाएं होती है ना, अगर इस पर कोई रिजिड हो जाता है, अगर इस पर कोई दृढ़ हो जाता है कि नहीं मैं इसके सिवा कुछ नहीं मानता हूं, तो उस व्यक्ति की मानसिक धारणा ऐसी है कि वह कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करेगा। क्या आप सहमत है इस बात से? बताएं, बीरेन जी बोलिए। जी बिल्कुल सर। उदाहरण के लिए सुनिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग और सब लोग, और मैं इस उदाहरण को सिर्फ उदाहरण ही समझिएगा और इसका कोई ये नहीं है। मैं कई ऐसे लड़कों को जानता हूं, अपने जूनियर, अपने गांव के लड़के, गांव के आसपास के लड़के जो पढ़ाई करते हैं, जाकर के बाहर शहर में रूम लेके पढ़ते हैं, उनके दिमाग में एक गजब धारणा है, अजीब एजम्पशन है, अजीब उनका बिलीफ है कि इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में हिंदू धर्म के अलावा जो भी धर्म है ना वो बेकार है, आतंकवाद है, आतंकवादी फैलाता है सब। यानी कि वो एक धर्म विशेष के प्रति इतना नफरत अपने अंदर भर लिए हैं कि आपको कोई भी आपकी बात वो नहीं समझ पाएंगे, अच्छी चीजें भी वो नहीं समझ पाएंगे अगर वो उस धर्म में एग्जिस्ट करती हैं तो यहां पर कम्युनिकेशन में बैरियर हुआ ना, और ये बैरियर किस कारण हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एजम्पशन के कारण हुआ, और पर्सनल एजम्पशन से ही बनता है सोशल एजम्पशन। उनका ग्रुप है,
और मैं आपको रियली बताऊं कि एक हॉस्टल है, उसमें अगर 20 लड़के रहते हैं तो 18 लड़के इसी एजम्पशन से हैं। देखिए, पर्सनल एजम्पशन एक सोशल एजम्पशन बन गया है, और वो जो 2 लड़के हैं जो ऐसा वो नहीं मानते हैं, वो उनके सामने इंफीरियर बन के रहते हैं, उनके सामने बोल नहीं पाते हैं कुछ, या वो 18 मिल करके उन दोनों को हमेशा चिढ़ाते रहते हैं कि तुम भी ये हो, तुम भी आतंकवादी हो, तुम भी इस ये रखते हो, तुम भी वो रखते हैं, ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, वामपंथी हो, देश से नफरत करते हो, देशद्रोही हो। और इसका एक उदाहरण, मैं लगभग 1 साल में जेएनयू में रहा, और मैं जेएनयू में तब रहा हूं जब घोर आंदोलन चल रहा था वहां। लगभग 1 साल में मैं खुद लगभग 200 आंदोलनों में हिस्सा लिया। और प्रायः जेएनयू में जाने वाले लोगों को वामपंथ के नजरिए से देखा जाता है, क्योंकि वहां वामपंथ से प्रभावित ज्यादा लड़के हैं। और मेरी हालत ऐसी हुई, जब मैं बाहर आता था गांव में, चाहे यहाँ पर, कई लोग मुझे कहते थे देखो वामपंथी आ गए, जबकि वास्तव में मुझे वामपंथ की उतनी समझ नहीं है, जो मैं थोड़ा मोड़ा पढ़ा हूं, और एक अजीब प्रकार का नफरत करते थे। और हद तो तब हो गई कि जब मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक दिन बोले कि वहां से आए हो ना, वामपंथ लेकर आए हो लग रहा है। अब समझिए, मेरी बात अगर उनको नहीं समझ में आई तो उनके दिमाग में एक धारणा बैठ गई कि ये वहां से आया है, चाहे वहां वाले ऐसा होते हैं। यानी कि अगर आपके दिमाग में एक धारणा बैठ गई है तो बहुत बड़ी कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होती है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? कोई बोलना चाहेगा इस पर? अच्छे शब्दों में बोलिए अगर कुछ बोलना चाहें। यस सर, ऐसा होता है सर। जी, ऐसा बिल्कुल होता है। इसलिए जीवन में अगर आप बेहतर संवाद स्थापित करना चाहते हैं तो किसी धारणा में बंधिएगा मत। ये जगत अनेक रहस्यों, माइक बंद कर दीजिए, ये जगत अनेक रहस्यों, और यहाँ पर भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के कल्चर हैं, भांति भांति के धर्म हैं। कई लोग मिलेंगे और जिसमें जो अच्छाइयां हैं उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो पर्सनल बिलीफ जो है ना, वो साइकोलॉजिकल बैरियर के काम करता है। उसके बाद देखिए, चयनात्मक धारणा, एक शब्द सुनिए, बहुत ही, चयनात्मक धारणा। और ये भी जो है ना बायसनेस से ही उत्पन्न होती है। सेलेक्टिव परसेप्शन, सेलेक्टिव परसेप्शन क्या होता है? किसी जाति के प्रति, ऐसा प्रायः जातियों में देखने को मिलता है। अगर कोई ब्राह्मण का है, ब्राह्मण जाति का है, तो ब्राह्मण के लड़कों को फेवर करेगा। भूमिहार जाति से है तो भूमिहार के लड़कों को फेवर करेगा। अगर एसटी एससी से है तो एसटी एससी लड़कों को फेवर करेगा। या सेलेक्टिव धारणा रखता है, जैसे उसके सामने 10 लड़के गए तो उस 10 में से इसको चुन लेगा। ए बी सी डी ई एफ जी गए तो सी को चुन लेगा। और क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से एक धारणा है, सेलेक्टिव परसेप्शन है कि इस जाति के लोग, इस धर्म के लोग, इस तरह के लोग, इस स्थान के लोग ऐसे होते हैं, तो चुन लेता है। और तो वो भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। यानी कि सी, मान लीजिए वो सी को पसंद करता है तो सी जो बोलेगा उसे अच्छा लगेगा, और ए से नफरत करता है तो ए जो बोलेगा उसको बुरा लगेगा। और फिर ये नहीं सुनेगा ये क्या बोला, अच्छा बोला, बुरा बोला, क्योंकि सेलेक्टिव परसेप्शन है उसके पास ना, चयनात्मक धारणा के अंदर वो शिकार है। तो चयनात्मक धारणा समाज को खोखला कर देती है। जैसे मान लीजिए एक शिक्षक के रूप में मैं काम कर रहा हूं, तो मेरे सामने जो भी विद्यार्थी आए उनको विद्यार्थी की नजर से देखूं। अब ऐसा नहीं कि मैं कुछ लोगों को फेवरेट बना लूं और वो जो भी बोले, बुरा भी बोले, तो उनके बात को मतलब ऐसे ही निकाल दूं, और बाकी जो थोड़ा सा ये है उसको, वो कुछ भी बोले तो मैं उसको डांट। नॉट एट ऑल। चयनात्मक धारणा नहीं होनी चाहिए। एज ए शिक्षक या एज ए अथॉरिटी आपको एक जनरल परसेप्शन होना चाहिए, ना कि आप किसी एक को। प्रायः पॉलिटिक्स में आप देखते हैं, अब देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं।
एक ही अपराध दो व्यक्ति किया, एक का जाति सरकार की जाति से मैच कर जाती है, वो निरपराध घोषित हो जाता है, और दूसरे की जाति भिन्न हो जाती है, रिलीजन भिन्न हो जाता है, तो वह अपराधी हो जाता है। एक ही बात 10 लोग बोले थे। अब सुन लीजिए एक और बात, देशद्रोह का नारा लगाए वहां 10 लोग थे, लेकिन जेल में वो है जो रिलीजन विशेष से आता था। ऐसा क्यों? क्योंकि सेलेक्टिव परसेप्शन बना के रखे। क्या मैं समझा पा रहा हूं? कुछ चीजें जो खोल नहीं रहा हूं, क्या आप अपने लिए खोल पा रहे हैं? बिल्कुल सर। तो यही कहा जाता है सेलेक्टिव परसेप्शन। एक और बताऊं, देखिए कैपिटल पनिशमेंट में भी ये होता है। जब फांसी की सजा किसी को होती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि देश में 250 लोग से अधिक मर्सी पिटिशन राष्ट्रपति के पास उनके पास है। मैं अभी सेलेक्टिव परसेप्शन समझा रहा हूं, आप इसको ऐसे समझिए। 250 से ज्यादा उनके पास मर्सी पिटिशन पड़ा हुआ है, वो उस पर कोई फैसला नहीं लिए हैं, लेकिन 251वां गया और सरकार का इस पे इलेक्शन डिपेंडेंट है, तो उसका उठा करके उन्होंने खारिज कर दिया। इसी को कहते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन। आप सेलेक्ट करके, जहां एक इक्वल लोग हैं वहां भी आप सेलेक्टिव परसेप्शन अपना रहे हैं। तो ये धारणा कम्युनिकेशन में भी काम करती है कि जिसको आप पसंद करेंगे उसकी बात आपको अच्छी लगेगी, वो कुछ भी लिखेगा आप उसको पसंद कर लेंगे, और जो जिसको आप ना पसंद करते हैं या जनरल, उसकी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, उसकी लिखावट अच्छी नहीं लगेगी। और ये आप महसूस करिएगा एकेडमिक्स में ये कितना हो गया है। कैसे किसी अच्छा पेपर सेलेक्ट नहीं होता है, अच्छी कविताएं लोग सेलेक्ट नहीं करते हैं, और अपने भाई भतीजे की, अपने जान पहचान के लोगों को की पत्रिकाओं में कैसे आ जाता है। क्या अनु जी बताइए, मैं कुछ बता पा रहा हूं ठीक से? जी सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यही होता है सेलेक्टिव परसेप्शन, धारणा जहां आप जनरल से हट गए। और एक और बात बताऊं, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, ठीक है अपना बेटा है, अपना बेटा सबका प्यारा होता है, अपना बेटा फटे फटे बांस की तरह गा रहा है गीत, तो भी आप उस पर झूम रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। और किसी और का बेटा अगर सुरीला गा रहा है, आप उसको पसंद ही नहीं कर रहे हैं। ये कैसे? देख रहे हैं सेलेक्टिव परसेप्शन। तो कम्युनिकेशन में ये अवरोध होगा कि नहीं, बताएं? Sir, will you please explain in English? Yeah, this is selective perception, means you are choosing someone on the basis of your personal belief, on the basis of your personal relation. You are not fixing general criteria. You are selecting anyone because you like him, because you like her. सेलेक्ट कर रहे हैं जनरल से आप सेलेक्ट कर रहे हैं। नहीं समझे? Am I able to make understand you? Please say, who are you? Sir, what is the role of selective perception in communication? Yeah, if I write something, you are going to reject on the basis of selective perception. If your relative writes something, you are accepting on the basis of selective perception. You accept a false fact, fabricated fact on the basis of selective perception. Is it clear? Sir, thank you. Thank you. Thank you. And did you find any selective, the person who is affected with selective perception in academia, in paper writing, in article writing, in lecture, in reciting poetry? Have you seen ever? Yeah, I have seen, sir. I have seen. Yeah. Thank Yeah, you. this is selective perception, and this selective perception is psychological barrier, and the barrier is with the person who is affected with the selective perception.
ओके, नेक्स्ट आगे, एक्सपीरियंस का क्षेत्र, एक्सपीरियंस अनुभव क्षेत्र, जिसके पास अनुभव होता है, अगर अनुभव का अभाव, ऐसे लिखे अनुभव का अभाव, अगर अनुभव का अभाव है तो वो बैरियर का काम करेगा। इनएप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस है तो वो अनुभव का काम, वो आपका बैरियर का काम करेगा। अनुभव क्षेत्र का अभाव, जैसे मान लीजिए मैं हिंदी पढ़ा, हिंदी साहित्य पढ़ा, और मैं एक ऐसे लेक्चर को अटेंड कर रहा हूं, एक ऐसे सेमिनार को अटेंड कर रहा हूं जहां पर यह बात हो रही है कि सर्जरी कैसे किया जाए। मेडिकल वालों के लेक्चर में, सेमिनार में मैं जाके बैठ गया, तो क्या वो जो भी कम्युनिकेट करेंगे क्या मैं समझ पाऊंगा? मैं हिंदी साहित्य पढ़ा हूं और मुझे हिंदी साहित्य में पकड़ है, मैं चला गया मेडिकल के सेमिनार में, मैं मेडिकल के सेमिनार में चला गया, मेडिकल के कॉन्फ्रेंस में चला गया, और वहां इस बात पर चर्चा हो रही है कि सर्जरी को बेहतर कैसे किया जाए, सर्जरी में आने वाली परेशानियां क्या क्या होती है। तो क्या ये मेरे साथ बैरियर का काम करेगा कि नहीं? मेरा अनुभव क्षेत्र, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो एक्सपीरियंस का अभाव है, नॉलेज का अभाव है, तो ये बैरियर का काम करेगा ना? बताएं, बोलिए, बोलिए, कोई भी बोले। हाँ करेगा। जी सर। तो एक्सपीरियंस साइंस तो डोमेन, हमारे ऊपर से, जी बोलिए बोलिए। सर वो मेडिकल जो वो भी बोलेंगे वो तो हमारे ऊपर से ही निकल जाता है, हमें कुछ तो यहाँ पर कम्युनिकेशन तो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि आपने वहां पर लेक्चर अटेंड करने के, जो बोल रहा है वो आपको, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन कम्युनिकेशन तो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि कम्युनिकेशन पूरा होने में ये बात शामिल होता है कि आप समझ भी जाएं, वो जो बोल रहा है आप समझे, तब तो पूरा हुआ कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ इस स्थिति में कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इसका मत क्यों ऐसा नहीं हो पाया? क्योंकि आपका अनुभव क्षेत्र, आपका अनुभव का डोमेन जो है, एक्सपीरियंस का डोमेन है, वो डिफरेंट है, वो उसके लायक नहीं। तो लिखिए, अनुभव का अभाव या अनुभव की कमी या लैक ऑफ एक्सपीरियंस या डिफरेंट एक्सपीरियंस डोमेन, दिस इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल बैरियर। ये भी एक बैरियर है। चलिए अगला, मेंटल फियर, फोबिया जिसको कहते हैं, एक फोबिया का मतलब डर होता है, जो किसी चीज से डरने लगते हैं। तो कोई पब्लिक स्पीकिंग से डरता है, देखो पब्लिक स्पीकिंग से डरने में, जो बोलने में जो डरता है, अगर मैं शायद करेक्ट हूं तो उसे लालोफोबिया कहते हैं। एक बार आप लोग चेक करिएगा लालोफोबिया का मतलब क्या होता है। शुभ्रांजलि है क्या यहाँ पर? शुभ्रांजलि है? नहीं है, वो शायद आज मैसेज की, कोई बात नहीं। लालोफोबिया का क्या मतलब होता है? शायद पब्लिक स्पीकिंग से जो लोग डरते हैं वो कहते हैं लालोफोबिया, या बोलने से जो डरते हैं। आप ऐसे व्यक्ति देखे हैं कि लिख तो लेते हैं बहुत बेहतर, बट वो बोल नहीं पाते हैं, ऐसे देखे हैं ना? जी सर। उनको एक देखे हैं। सर भी ऐसे कुछ है जो क्लास तो करवा लेंगे, लेकिन अगर उनको स्टेज पे माइक दे दिया जाए तो वो नहीं बोल पाएंगे। हाँ, ये भी है, बट पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, उनको मेंटल फियर होता है। आप लोग महसूस किए होंगे कि पैर कांपने लगा, बोलने गए तो पैर कांपने लगा, क्या हमेशा खुद में बोलने गए तो पैर कांपने लगा, जो बात कहना चाहते थे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए। ऐसे लोगों तो को जानते हैं, आप लोग में से कई लोग होंगे, जाना सर ढूंढने ऐसा दूसरे भी तो जगह होता गए। है। यस सर। खुद होता है जी, मेरे साथ। सर आवाज जैसे कांपने लगती है। जी बोलिए। जैसे सर वो मूक्स की प्रेजेंटेशन देनी थी तो हमारी वीडियो रिकॉर्ड होनी थी, जी तो उसमें सर बोलते हुए हम इतने कॉन्शियस हो जाते, अदरवाइज हम क्लास में 1.5 घंटा लगातार बोलते और उसमें हमें 5 मिनट बोलना था, तो जी उसमें हम
वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे थे। जी, तो ये एक मेंटल फियर है, अरे क्या होगा, कैसे लोग आएंगे, कांपने लगते हैं। अच्छा, एक एक्सटेम्पोर स्पीच सुने हैं? एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी का, ठीक है। एक्सटेम्पोर स्पीच का कंपटीशन भी होता है कि आपको कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप आइए स्टेज पर, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और डायरेक्ट उस टॉपिक पर बात करनी है। एक्सटेम्पोर यानी कि धारा प्रवाह, बिना देखे, बिना तैयारी के जो स्पीच दिए जाते हैं वो सर एक्सटेम्पोर। उसे आशु भाषण कह सकते हैं, आशु हाँ, भाषण। जो भी हो। तो एक बात बताइए, एक्सटेम्पोर देने में लोगों को हालत खराब हो जाती है, इसे चिट्ठा लेके कई लोग पढ़ते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए। और एक बात बताइए, अगर कोई अनाउंसर है, अगर कोई एंकर है और वो एक्सटेम्पोर नहीं कर पा रहा है, बात अपनी नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है, केवल चिट्ठा से पढ़ रहा है, तो आपको अच्छा लगता है? रोचकता रहती है? फिर आप क्या कहते हैं? बेकार बकवास कर रहा है, कहते हैं कि नहीं? तो मेंटल फियर के कारण ऐसा होता है, डर जाते हैं लोग, कहीं ऐसे बोलेंगे, बिना देखे बोलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या लोग सोचेंगे, ऐसा एक डर है, फोबिया है पब्लिक स्पीकिंग से। तो ये भी एक अवरोध का काम करता है, आपका मेंटल फियर या फोबिया। फोबिया मतलब भय होता है, डर। अगर आप किसी चीज से अत्यधिक डरने लगते हैं तो उसको फोबिया कहा जाता है। मेरे YouTube चैनल पर 25-30 फोबिया मैं एक्सप्लेन किया हूं वीडियो में। YouTube चैनल देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। डीके वर्चुअल कैंपस मेरे ये YouTube चैनल का नाम है, खोज के फोबिया टाइप्स ऑफ करिएगा। मेनिया एक होता है जो किसी चीज की लत लग जाती है। तो कम्युनिकेशन में फोबिया एक बैरियर का काम करता है, मेंटल फियर बैरियर का काम करता है। चलिए, मैं समझा पाया, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। उसके बाद फ्लिटरिंग, हालांकि ये जो है ना, ये लिंग्विस्टिक बैरियर में ही आएगा। एक फ्लिटरिंग एक शब्द होता, फ्लिटरिंग, इसको तोड़ मरोड़ कहते हैं। फ्लिटरिंग जोड़ तोड़, जोड़ सूचना में जोड़ तोड़ आप करते हैं, मतलब फैब्रिकेट करते हैं, बढ़ा चढ़ा के, इधर की बात उधर, इधर की बात उधर, ऐसा कर करके जोड़ तोड़ करते हैं, वो भी एक बैरियर होता है। इसको आप लिंग्विस्टिक बैरियर में अगर रख लेंगे तो ये काम आएगा, बहुत बढ़िया है। फिल्टरिंग। उसके बाद चलिए और टाइप के जो बैरियर है मैं उसमें बताऊंगा। इसको आप समझे जोड़ तोड़ वाली बात में क्या कह रहा हूं? सूचना को पूरा नहीं बता रहे हैं, जोड़ तोड़ के, फैब्रिकेट करके। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने वो कहा था, मैं ऐसा नहीं बोला था, मैं वैसा बोला था। ये सब बातें आती हैं ना, वो भी एक बैरियर का ही काम करती है। उसको वेग भी कह सकते हैं, या उसको वेग ना ही कहें तो द्विअर्थी भी कह सकते हैं, फ्लिटरिंग भी कह सकते हैं। जोड़ तोड़, सूचना में जोड़ तोड़ जो आप करते हैं उसको कहते हैं। चलिए और भी कुछ, जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है वो इसी में ही आएगा। इसमें ग्रेप वाइन फिल्टरी में, फ्लिटरी में कहते हैं ना ग्रेप वाइन की एक बात हाँ। मैंने, है ना, मैंने कही, दूसरे ने थोड़ा सा उसको मरोड़ के कुछ और बोल दिया, आगे तक और पहुंच गई। एकदम बिल्कुल दैट इज बिल्कुल ग्रेप बिल्कुल। वाइन। चलिए लिंग्विस्टिक बैरियर में भी और कुछ छूटा था। लिंग्विस्टिक बैरियर में मुझे ध्यान आया, अभी देखा कीवर्ड्स तो यहाँ पर इनएप्रोप्रिएट गेस्चर, गेस्चर पोस्चर यानी गलत हाव भाव का जो प्रयोग करते हैं आप, गलत हाव भाव का, हाव भाव शारीरिक गतिविधियों की जो होता है, शारीरिक, जैसे ये सब मैं कर रहा हूँ, गेस्चर पोस्चर, हाथ ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ ना, आप लोग देख पा रहे होंगे अगर वीडियो में देख रहे हैं तो अगर गलत तरीके से आप हाव भाव कर रहे हैं तो वो भी एक लिंग्विस्टिक बैरियर का काम करता है। या इनएप्रोप्रिएट कर रहे हैं, आप ऐसे ही चुपचाप एकदम मूर्ति की तरह हो गए, आप बोल रहे हैं, तो फिर कम्युनिकेशन प्रभावी नहीं होगा।
मैं समझा पा रहा हूं? आप एकदम चुपचाप ऐसे ही मूर्ति की तरफ फिट हो गए और बोले नहीं, थोड़ा सा हिलिए डोलिए, इधर उधर देखिए, आंख को डुलाइए, इधर उधर थोड़ा देखिए, देख करके बात करिए, सामने थोड़ा एक्सप्रेस करिए, कॉन्फिडेंस आता है इससे। और इसका अगर अभाव है, इनअप्रोप्रिएट गेस्चर आप यूज करते हैं या नहीं करते हैं गेस्चर का पोस्चर का यूज, तो लगेगा कि कोई स्पीकर बोल रहा है, किसी स्पीकर से आवाज आ रही है, नॉट कि टीचर से आवाज आ रही है। मैं समझा पाया? एक बात और, लिंग्विस्टिक बैरियर में ही लिखिएगा, जगह छोड़िएगा भाई, हर बैरियर में कुछ कुछ जगह छोड़िएगा, याद आएगा मुझे तो और जुड़वा दूंगा। एक बात देखिए, अननेसेसरी फिगर ऑफ स्पीच, यूज ऑफ अननेसेसरी फिगर ऑफ स्पीच। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। अलंकार मुझे लगता है कि आप सब समझते हैं। गहना को कहते हैं, जो हम लोग गहना पहनते हैं ना, आप महिलाएं जो गहना पहनती हैं, उसे अलंकार कहा जाता है। देखिए, भाषा में अलंकार का प्रयोग भाषा में रोचकता लाने, भाषा में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं। तो इनअप्रोप्रिएट अगर हो या वो जरूरत से ज्यादा हो, तो वो भी एक बैरियर का काम करता है। अब फुल स्क्रीन पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो जिन्होंने ये बात मुझे बताई, बताएं जरा। सर डबल टैप करिए अपने स्क्रीन को। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फिगर ऑफ स्पीच का यूज तो ठीक है, आप करते हैं अपनी बात को प्रभावी तरीके से समझाने के लिए, बताने के लिए, लेकिन अनावश्यक फिगर ऑफ स्पीच कर रहे हैं तो खराब लगने लगता है, लोग आपकी बात नहीं समझ पाते हैं। जैसे देखिए, गले में हम क्या क्या श्रृंगार कर सकते हैं, गले में क्या क्या लगा सकते हैं? जो महिलाएं हैं जो यहाँ पर हैं वो बताएंगी कोई कि गला में महिलाएं क्या क्या लगा सकती हैं। गला में सर, पहनने वो वाले कुछ गहनों का नाम बताएं। मंगलसूत्र पहन सकती हैं, मंगलसूत्र पहन सकती हैं, और नेकलेस पहन सकती हैं, थोड़ा हिंदी में वो क्या कहते हैं हार उसको, हार 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 पहन सकती हैं, और नौलखा पहन सकती हैं, चेन पहन सकती हैं, माला पहन सकती माला हैं, चेन माला पहन पहन सकती हैं, सकती है, हाँ, ठीक। कंठी कंठी पहन सकती हैं, कंठी पहन सकती हैं, और हाँ, और एक वो बरूड़ा टाइप का कुछ जो राजस्थानी भी जेवर है वो पहन सकती एक हैं। बात बताइए कि ये सारी जो अलंकार हैं, कोई महिला एक ही साथ पहन ली, मतलब गला में चेन, मंगलसूत्र, नौलखा, दोलखा, जो भी आप कह रही हैं, सारे गहने जो गले में पहने जाते हैं, वो कोई महिला एक साथ पहन ली तो उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, कि खराब लगेगी? घट जाएगी सर, घट जाएगी। ओवर डेकोरेटेड, ओवर सर, हम उसे डेकोरेटेड, जिसने भी ये शब्द उसे प्रयोग कहते हैं। किया, बहुत बढ़िया। कि ओवर डेकोरेटेड अगर आप खुद को कर लीजिएगा तो आपने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया था वो फिर नहीं हो पाएगा। और यही बात कम्युनिकेशन में भी होता है कि अनावश्यक अलंकार जब आप अपने भाषाओं में यूज कर देते हैं, लगा देते हैं, तो वह कम्युनिकेशन के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाता। इसलिए फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग जो है संभल के करना चाहिए, अतिशयोक्ति नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया आदित्य, अतिशयोक्तिपूर्ण। देखिए, अतिशयोक्तिपूर्ण अपने आप में अतिशयोक्ति एक अलंकार है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक वाक्यों में ऐसा ना हो कि सिमिली भी हो, आयरनी भी हो, मतलब कई सारे फिगर ऑफ स्पीच का यूज एक ही वाक्य में कर दिए, अनावश्यक रूप से कर दिए, करने की जरूरत नहीं थी, अनावश्यक कर दिए, तो वो फिर खराब लगने लगता है। तो मैं ओवर यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच जो है कैन बी द बैरियर इन कम्युनिकेशन, यही मैं कह रहा हूं। आवश्यकता से अधिक अलंकारों का प्रयोग करना भाषा में एक बैरियर का काम करता है। भाषा में ओवर एक्टिंग कह सकते हैं। ओवर एक्टिंग तो कुछ अलग बात हो गई, वो तो व्यक्ति मतलब बड़े बड़े डींग हाँकना वगैरह वगैरह जो भी है, खैर आप समझ गए होंगे।
ठीक है, स्पेलिंग पंक्चुएशन ये भी लिख लीजिए। गलत स्पेलिंग लिख लिए कर दिए। अब देखिए गलत स्पेलिंग का एक आलम ये है कि मैं दिखा रहा हूं, गलत स्पेलिंग, गलत प्रोनाउंसिएशन का क्या हो सकता है प्रभाव। एक बात बताइए, ये क्या लिखा है? नेचर फ्यूचर। क्या लिखा है? बोलिए आप लोग, इसको क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर। नेचर फ्यूचर। नेचर नाटुरे। इसको क्या पढ़ेंगे? फिलिप्स। इसको क्या? फिलिप्स। एक विद्यार्थी पूछा कि सर ये नटूरे का स्पेलिंग बताइए जरा, ये क्या लिखे हैं सर नटूरे? तो सर ने कहा कि तुम्हारा फुटूरे खराब लग रहा है, यानी तुम्हारा जो ये फुटूरे है वो हमें ठीक नहीं लग रहा है। विद्यार्थी ने पूछा कि नटूरे को कैसे ये क्या लिखे हैं सर, नटूरे हैं क्या? तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा फुटूरे जो है वो खराब दिख रहा है मुझे। एक लड़का इसको पढ़ा, इसको फिलिप्स ना पढ़ के पहिलीपस पढ़ दिया, पहिलीपस। एक बात बताइए कि क्या जिसलिए ये बात बोली गई, स्पेलिंग तो ठीक है बट प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, तो क्या कम्युनिकेशन में ये बैरियर हुआ कि नहीं? हुआ ना, थोड़ा मोड़ा हुआ कि पूरा बैरियर हुआ? बहुत बड़ा बैरियर हुआ ना। सब पूरा बड़ा बैरियर हुआ। बड़ा हुआ। और देखो मजाक नहीं, मैं गांव में जब क्रिकेट की मैच होता था वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर, तो फिलिप्स का प्रचार आता था, तो मैं बहुत छोटा था, तो अभी मिला मिला करके अंग्रेजी पढ़ता था, तो हम इसको बहुत दिनों तक, काफी वर्षों तक पहलीपस पढ़ते थे फिलिप्स को। ठीक है, तो खैर ये एक बैरियर, अगर मैं कहीं बोलता इस बात को तो लोग को क्या समझ पाता, जाके इलेक्ट्रिशियन के दुकान पर, इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर कहिए पहलीपस का बल्ब दीजिए, तो बल्ब दीजिए, तो पहलीपस का बल्ब दीजिए, वो क्या समझेंगे कि अरे ये क्या मांग रहे हैं, पहलीपस का बल्ब कब से आ गया जी, कौन कंपनी? यानी फिलिप्स को पहलीपस कह रहे हैं। समझ रहे हैं? तो प्रोनाउंसिएशन मायने रखता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ थोड़ा मोड़ा अगर चलेगा, जैसे आप केला को केरा बोल रहे हैं बिहार में, तो ये चलेगा, क्योंकि ल और र फ्री वेरिएशन में काम करता है। ठीक है, जोड़ को आप जोर बोल दे रहे हैं तो समझने वाले समझ जाएंगे। तो कुछ स्पेलिंग जो है और कुछ प्रोनाउंसिएशन जो है वो कल्चरल डिपेंड भी करता है कि उस समाज में कैसे बोला जा रहा है। बिहार में वोट को वोट बोलते हैं, वोटिंग होती है ना, जो ये वोट हम लोग इसे वोट, हमारे गांव में इसे वोट पड़ रहा है, वोट मार के आ गई लो, वोट के करा पर मरला है, ये सारी बातें वोट कहते हैं लोग, वोट। अब यहाँ उत्तर प्रदेश का कोई आदमी जाएगा, वोट 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 चिल्लाएगा, कोई वहां समझ ही नहीं पाएगा ये वोट क्या है। हम लोग इसे भेरी कहते हैं, गांव में लोग हमारे यहाँ ये वेरी को भेरी भेरी खूब चिल्लाते हैं, वेरी मच एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड, वेरी गुड, चलेबल है, चलेगा, बट नटूरे फटूरे पहलीपस नहीं चलेगा। सर वो अंदाजीफिकेशन भी होता है ना हम लोगों के यहाँ पे, अंदाजीफिकेशन। और ठीक है, वो भी एक ब्लेंडिंग आप कर रहे हैं, तो खैर सर समझ गए हमारे स्पेलिंग कॉलेज और के दिनों में, प्रोनाउंसिएशन। हिंदी में हुआ था सर खरगोश। खरगोश पे बहस हुई थी, खरगोश लिखने में, तो वो पढ़ दिया, यूपी का था वो, रबर गोश पढ़ा उसको, तो उस पे बहुत विवाद हुई थी फिर। अगर ऐसे ही ना
खरगोश, स या श? जी स। इसको रवर गोश आराम से कोई पढ़ लेगा। खैर, कहने का मेरा मतलब ये है कि आप स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन अगर गलत करते हैं तो ये भी एक बैरियर का काम करता है और ये भी एक बैरियर होता है। इनएप्रोप्रिएट गेस्चर पोस्चर लिखिए लिए हैं, ठीक है। केमिस्ट्री को कई लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आपने देखा है? केमिस्ट्री को केमिस्ट्री, सी से च होता है ना, तो कई लोग आपको केमिस्ट्री पढ़ते मिलेंगे। आपसे कोई तो केमिस्ट्री चिल्लाते रहिए, जो नहीं समझेगा वो उसके लिए तो ये भी है। चलिए तीसरी बाधा, ये तो दूसरी बाधा थी ना, लिंग्विस्टिक्स और कल्चरल पढ़ लिए हम लोग, साइकोलॉजिकल पढ़ लिए, और अब हम जा रहे हैं संगठनात्मक बाधा, संगठनात्मक अवरोध कह लीजिए ना। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्या लिखवाया था मैं? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। संगठन में, संगठन की बनावट, संगठन का आकार कहीं कहीं ऐसा होता है किसी इंस्टीट्यूशन में। माइक बंद कर दीजिए, जिसका भी खुला है माइक बंद कर लीजिए। संगठन में देखिए कैसे बाधा उत्पन्न होती है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का जटिल नियम कानून हो जाएगा, लिख लीजिए जटिल नियम कानून, जटिल नियम अधिनियम यानी हार्ड रूल्स रेगुलेशन, इससे भी कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होती है और बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। अगर आपने कम्युनिकेशन का सिस्टम इतना ऐसा जटिल बना दिया कि क्लर्क अगर कोई लिखेगा तो एसओ के पास जाएगा, फिर एसओ उसके पास भेजेगा, फिर ऐसे भेजेगा, मतलब आप उसको छूट नहीं दे रहे हैं कि वो एक स्टेप ऊपर चला जाए, या एक फाइल एक टेबल पर से आगे बढ़ने में आप इतना सारा नियम लगा दे रहे हैं उसको। यानी आप मेरी बात को समझिए कि जटिल प्रक्रिया कर देने से संगठन में कम्युनिकेशन में बैरियर उत्पन्न होता है। तो हार्ड रूल्स रेगुलेशन आप अगर लगा दीजिएगा, किसी हार्ड का मतलब ये हुआ कि आप आवश्यकता से अधिक जटिल प्रक्रिया बना रहे हैं, तो लोग आपके पास पहुंचेंगे ही नहीं। कुछ प्रोफेसर, सुनिए अब बता रहा हूं, ये नियम लगा देते हैं कि मेरे से मिलने आओ तो अपॉइंटमेंट लेकर आओ, जब भी आओ ना तो मेल से अपॉइंटमेंट लो। तो बताइए कि विद्यार्थी कब, कितने दिनों बाद उनसे मिलेगा? रोज मिल पाएगा? फ्रीली मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो सोचेगा अरे यार कौन पहले मेल लिखे उनको, एक ही बगल के कमरे में वो बैठते हैं, हम भी बैठते हैं, तो जब भी जाए तो उनको मेल करके उनसे मिलने जाए। टाइम लो, पहले हमारे पीए से बात करो। एक प्रोफेसर से मैं 1.5 साल प्रयास करता रहा कि मैं बात करूं, 1.5 साल से अप्रोच करता था उनको, मेल किया, मैसेज किया, फोन किया, तो पीए के पास ट्रांसफर कर दिए। अपॉइंटमेंट लो, और पीए से बात किए तो सर बिजी हैं 1.5 साल तक। रूल है, वो ऐसा रूल बनाकर रखे हैं, इस इंस्टीट्यूशन का रूल है, कोई बाहरी नहीं आ सकता है, कोई बात नहीं कर सकता। अरे भाई तो जाओ ना, कौन बात करने के लिए मर रहा है, हो गई खत्म बात, फोटो चाओ। इतना जटिल नियम कानून अगर बनाइएगा तो कम्युनिकेशन पूरा ही नहीं होगा। चलिए दूसरा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इसी में आएगा। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, सत्ता का बंटवारा या केंद्रीकरण और देखिए 2 शब्द होता है, सत्ता से संबंधित 2 शब्द, पावर से संबंधित 2 शब्द आपको मिलेगा। डिसेंट्रलाइजेशन
और डिसेंट्रलाइजेशन। इन दोनों का अर्थ समझिए, सेंट्रलाइजेशन को और डिसेंट्रलाइजेशन का, दोनों का अर्थ समझिए ये क्या चीज होता है। देखिए, सेंट्रलाइजेशन को कहते हैं हिंदी में केंद्रीकरण, केंद्रीकरण, और इसको कहेंगे विकेंद्रीकरण। जब से एक सेंटर से पावर चलता है, माने सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ, बंटवारा नहीं हुआ, एक जगह कोई एक आदमी है, कोई एक अथॉरिटी है जो सबको चला रहा है, उसको कहेंगे कि पावर का यहां सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस है, केंद्रीकरण है। और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में अलग अलग लेवल पर निर्णय लेने की क्षमता सबके पास होती है। अब जस्ट इसका एग्जांपल समझिए, विश्वविद्यालय केंद्रीकरण का बहुत बड़ा प्रमाण है। विश्वविद्यालयों में आप खूब जमकर केंद्रीकरण देखेंगे। विश्वविद्यालय में कई अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ वाइस चांसलर दे सकता है, और उस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। क्यों? क्योंकि वो केंद्रीकरण व्यवस्था में है। मान लीजिए कि छुट्टी सैंक्शन करना है, छुट्टी पास करना है, अगर एक क्लर्क छुट्टी लेना चाहता है तो ये बात उस विभाग के विभागाध्यक्ष के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो उसको छुट्टी दे दे। उस सेक्शन ऑफिसर को ये अधिकार होना चाहिए कि वो उसको छुट्टी प्रोवाइड कर दे। लेकिन अगर ये अधिकार भी चला जाएगा वाइस चांसलर के पास कि नहीं, किसी छोटे अधिकारी का छुट्टी भी वाइस चांसलर ही सैंक्शन करेंगे, तब सोचिए कि उस फाइल को वाइस चांसलर के पास जाने में कितना समय लगेगा, और कोई व्यक्ति छुट्टी लेना चाहे तो उसे कितने दिन में छुट्टी मिलेगी। तो जहां केंद्रीकरण की व्यवस्था है वहां ये सारे काम सेंटर में जो होता है वो लेता है निर्णय, और जहां विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है वहां पर ठीक उसके ऊपर का अधिकारी ये छोटे मोटे निर्णय ले लेते हैं। तो जब छोटे मोटे निर्णय लेने के अधिकार कई लोगों में विभक्त हो तो वह एक सत्ता की बेहतर प्रक्रिया है, किसी संस्था को चलाने की बेहतर प्रक्रिया है। लेकिन अगर यही अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति ले तो कम्युनिकेशन में देरी होती है, विलंब होता है, अनावश्यक मेंटल प्रेशर होता है, लोग पसंद नहीं करते हैं इस तरह के सत्ता को। अगर केंद्रीकरण की प्रक्रिया ज्यादा हो जाए तो उसी को तो कहते हैं तानाशाही। अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में सत्ता सौंप दी जाए तो उसी को तो तानाशाही कहते हैं। और अलग अलग लेवल पर निर्णय लेने की क्षमता अगर है तो उसी को बेहतर लोकतंत्र कहते हैं, उसी को बेहतर शासन कहते हैं। और देख लीजिए अभी क्या हो रहा है। रसिया में शासन की व्यवस्था ऐसी है कि प्रेसिडेंट जो बोल दिया वो बोल दिया, लोग बोलने में डरेंगे, दूसरे लोग दूसरी कोई निर्णय लेने में डरेंगे। तो देखिए स्थिति क्या है। कौन सा है, किम जोंग है ना, कोई तानाशाह, क्या नाम है उसका, उत्तर कोरिया का है ना, दक्षिण कोरिया का, नहीं उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, किम जोंग तानाशाह। बिना उसके इजाजत के किसी मिनिस्ट्री में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। बिना उसके इजाजत के लोग कोई दूसरा चैनल अप्रूव नहीं कर पाएंगे, चैनल नहीं, मतलब बाल तक नहीं कटवाने देता है सर वो। अरे नहीं, बहुत मिथ भी है, बहुत अफवाह भी है, खैर ऐसा कुछ नहीं। कहने का मेरा मतलब यह है कि विकेंद्रीकरण में केंद्रीकरण की अपेक्षा बेहतर कम्युनिकेशन प्रोसेस पॉसिबल है। तो क्या मैं ये बात समझा पाया कि सत्ता का केंद्रीकरण क्या होता है और विकेंद्रीकरण क्या होता है? जी बताएं अनु जी, कंचन, अर्चना, कंचन, गणेश, जिसको बोलना है बोलिए। बोलिए। अच्छा, एस नाम के कोई है ही नहीं, मैं बेकार का नाम जी ले लिया। सर।
जी सर। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का मतलब समझे? जी भारती सर, बोलो। समझ गए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, कैसी हैं? सर केंद्रीकरण वो हुआ जिसका ये सत्ता वाली जो आप बात बोले वो। हाँ, मतलब और एक जगह से, एक केंद्र में कोई एक है, वही हाँ, सत्ता को एक ही सभी केंद्र, निर्णय। एक ही केंद्र का जो मालिक हो वो पूरी सत्ता का वो चलिए हैंड चलिए, ओवर करे। हाँ हाँ, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और विकेंद्रीकरण अलग अलग लेवल पर निर्णय लेने की क्षमता है। हाँ, बांट दिया गया है कि ये बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, जैसे हो गई। पंचायती राज व्यवस्था। हाँ, पंचायती राज व्यवस्था देखिए विकेंद्रीकरण का कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। बहुत आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं। अगला लिखिए। तो विकेंद्रीकरण में कम्युनिकेशन बेहतर होता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, सहयोग आपस में, उस संगठन में आपस में कर्मचारियों में जब सहयोग का अभाव हो, सहयोग का अभाव, जहां सहयोग का अभाव हो, आपस में कोऑर्डिनेशन ना हो, तो वहां भी कम्युनिकेशन बेहतर नहीं हो पाता। वो भी एक बैरियर का काम करता है। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉइज, आप इसका बेहतर उदाहरण देख सकते हैं ना कि मतलब मान लीजिए यूनिवर्सिटी में ही कई विभाग है, बहुत सारे विभाग, एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, फेलोशिप सेक्शन है, फाइनेंस सेक्शन है, ठीक है, डेवलपमेंट सेक्शन है, आपका स्टेट सेक्शन है, एकेडमिक सेक्शन है, बहुत सारे सेक्शंस हैं। और इन सेक्शंस के बीच में जो कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है ना, तो लोग कितना परेशान होते हैं। एक एप्लीकेशन लिख के ले जाने में, ये वो उनका काम है, ये उनका काम है, ऐसे ऐसे कहते हैं कि नहीं। और इस ताना लाल फीताशाही सुने हैं आप लोग? मैंने ये ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, एक शब्द होता है रेड टैपिज्म, रेप टैपिज्म इससे बढ़ता है। रेड टैपिज्म से लाल फीताशाही का कनेक्शन है। कहने का मतलब ये है कि इतना ना कागजी प्रक्रिया जो है ना जटिल कर दो, असहयोग दिखा करके, मतलब कि बहुत बड़ा गैप करके, एक विभाग को दूसरे विभाग से बिल्कुल अलग करके, इसी से तो रेड टैपिज्म आता है। सहयोग का जहां अभाव होगा तो अपने आप में सब लोग मोनोपोली रखेंगे, मोनोपोली। और उस मोनोपोली में, मोनोपोली का मतलब है जहां एक व्यक्ति की प्रधानता हो जाए अपने या कम लोगों का, तो ऐसे जगहों पर जहां लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है वहां मोनोपोली बढ़ता है और रेड टैपिज्म बढ़ता है। और इन दोनों से कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। ये दोनों एक कम्युनिकेशन का बैरियर है। और देखिए जॉब स्पेशलाइजेशन, जॉब स्पेशलाइजेशन एट वर्क प्लेस, यानी कार्य विशेष के लिए विशेष व्यक्ति की नियुक्ति आप कर रहे हैं, उसके अभाव में दूसरा काम बाधित हो जा रहा है। जैसे आप हर कार्यालय में देखे होंगे, रूल तो ये है ना कि कोई व्यक्ति छुट्टी लिया, लीव पर है, तो उसके जगह पर कोई दूसरा काम करे। मान लीजिए कोई एसओ छुट्टी पर है, सेक्शन ऑफिसर कोई छुट्टी पर है, तो नियमतः तो ये होना चाहिए ना कि वहां एक दूसरा एसओ उस जगह के चार्ज को संभाले। प्लस प्रैक्टिकल में क्या होता है, दूसरा व्यक्ति जो आता है वो कहेगा कि मैं नहीं जानता हूं इस काम को, वो आएंगे तो वहीं करेंगे। सुने हैं ऐसा आप लोग, देखे हैं ऐसा आप लोग? जी सर। अनुजी बताएं। जी सर, बिल्कुल सर। आजकल हमारे कॉलेज में नैक का काम चल रहा है, जी, तो उसमें कोई होता है तो यही सब कुछ चल रहा है। चलता है ना। तो कार्य विशेषता, किसी एक विशेष कार्य को किसी विशेष व्यक्ति से ही आप कराएंगे, जनरलाइज नहीं करेंगे, तो फिर उसके अभाव में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होगी, कम्युनिकेशन की भी बाधाएं उत्पन्न होगी।
और इस तरह से वह एक क्या होता है, कम्युनिकेशन का बैरियर होता है। तो चलिए ये जो है आपका, मैंने आज आपको बताया कि कम्युनिकेशन में कौन कौन सी बाधा उत्पन्न होती है। अभी एक बाधा बाकी है जिसको हम फिजिकल या मैकेनिकल बैरियर कहेंगे, भौतिक या आंतरिक बाधाएं। इसको हम कल पढ़ेंगे और तब आगे बढ़ेंगे दूसरे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए धीरे धीरे लोग छोड़ रहे हैं, मैं जानता हूं कि रात अधिक हो गई, लोग छोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, छोड़। मेरी एक बात सुन लीजिए सब लोग,